क्वेश्चन दिए थे, दिखाओ किस किसने कर लिए। जिसने नहीं किए पहले तो वो बताओ कि नहीं किए। नहीं किए नहीं हुए में डिफरेंस होता है। अभी देखो देखते हैं, यहां से दिए थे क्या इलस्ट्रेशन 1 से? 1 2 3, अच्छा ये यही फोर्थ दिया था। हाँ फोर्थ दिया था, फिफ्थ दिया था। हाँ फोर्थ और फिफ्थ दिया था मैंने आपको। हो गया। किस किस को नहीं हुआ है? क्या हो गया? फोन में क्या कर रहे हो? एक मिनट, वो मैं बता रही हूँ, अभी आप फोन रख दीजिए, मैं बता दूंगी क्लास में। फोन मत चलाइए क्लास में। किस किस को मॉड्यूल ही नहीं मिला था, इस वजह से नहीं हो पाया। 1 2 3, चलो अब पहले सब यहाँ पे देखिए। आप लोग बच गए हो जो नहीं करके आए हो। आप डायरेक्ट अच्छा आपने कुछ तो डाला होगा ना मॉड्यूल सर्च करने के लिए, सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल डाला था, ऐसा कुछ कुछ नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अब मैं आपके सामने रियलिटी चेक करते, सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल डाल रही हूँ ना, उससे भी आ जाता है, इससे भी आएगा। ये क्या है ऊपर? इसको आप यहाँ पे आपको क्लिक करना था। सच में नहीं मिले थे? ठीक है अब आपको मिल जाएंगे, आप ऐसे हेडिंग डालना सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, आईसीआई डालोगे तब भी मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे जाते हैं ना आप, न्यू स्कीम में जाके यहाँ पे स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। अब ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, इससे बढ़िया आप क्या करोगे, सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल डालो, आप डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे इसको खोला बिजनेस इकोनॉमिक, इस पे जाके आप इस पे क्लिक करना, यहाँ पे सारे डले हुए हैं। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें मैंने कौन सी यूनिट डाउनलोड करी है? यूनिट 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सभी को आ गया डाउनलोड करना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, तो किसी को करने में कोई दिक्कत आई? नहीं। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करना था, प्राइस और क्वांटिटी। जब 9 रुपए प्राइस थी तो 800 यूनिट्स क्या थी? क्वांटिटी डिमांडेड थी। इट्स प्राइस फॉल बाय 25%। बोला गया अगर ये प्राइस -25% हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, तो ये कितने से इंक्रीज हो गई? +160 से। तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा? 800 + 160, 960 हो गई। जैसे ये 25% से डिक्रीज हो जाती है, ये 160 से इंक्रीज हो गई। तो इसमें निकालना क्या था हमें? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ईपी निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। तो इसको अगर आपको डेल्टा क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है तो डेल्टा क्यू तो दे ही रखा है 160, ओरिजिनल क्वांटिटी भी दे रखी है, डेल्टा पी नहीं दे रखा, तो कैसे निकालोगे? 9 में से 0.25% माइनस करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट 9 का 25% निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है महक, करा था आपने क्वेश्चन? हो गया था? ठीक है। डायरेक्ट या तो जैसे 9 में से 25% लेस करोगे तो कितना आएगा? 6.75। न्यू प्राइस कितनी आएगी यहाँ पे? P1 वही तो पूछूं कितनी आएगी। कैलकुलेटर कहाँ है सबका? अरे कैलकुलेटर ऐसे बैग में नहीं रखना होता है। 6.75 आएगा ना, तो न्यू क्वांट, ये P हो गया और ये P1 हो गया। या आप डेल्टा पी ऐसे भी निकाल सकते हो ना, 9 से बोला गया ना 25% कम हुई, तो डायरेक्ट 9 का 25% निकाल लो, तब भी डेल्टा पी आ जाएगा। या न्यू प्राइस निकाल के इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 789, 2.25। ये तो क्या आएगा? डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा? 160, 800। पी कितना है अपना?
9 और डेल्टा पी कितना है 2.25। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ईपी। कितना आया? हो गया सभी का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो डायरेक्ट, कौन सा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो गिवन ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालोगे? 800 पे 160 इंक्रीज हुई है, तो ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ जाएगा। कितना आया 20%, तो डायरेक्ट ही हो गया 20 परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, ठीक है 0.8। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो और वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से इजीली हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो इसमें ऐसा वाले से कर रखा है और आप उस तरीके से भी कर सकते हो नई क्वांटिटी निकाल के। अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट। ये हो गया सभी का? देखो प्राइस प्राइस 4 दे रखी है और 80 और 60। एक मिनट, यही क्वेश्चन है 84 और यहाँ पे दे रखी है -4। देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये निकालनी है आपको, x मतलब P1 निकालना है। वो लगा है एट वोट प्राइस ही विल बाय 60 यूनिट, कुछ पूछना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस 4 और P1 हमें पता नहीं है, Q हमें पता है और Q1 पता है, तो P1 निकालना है। कल हमने Q1 निकाला था, वैसे यहाँ पे P1 निकाल लोगे। कैसे? फॉर्मूला लगा दीजिए, EP इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे ईपी में आप -4 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सिंपल 4 लिख देते हैं अभी। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, 80 में 60 माइनस करोगे 20, क्यू कितना है 80, ओरिजिनल प्राइस कितनी है 4 और डेल्टा पी हमने लिख दिया ना अभी अपन ने, पी और P1 नहीं लिखा अपन ने, डायरेक्ट डेल्टा पी लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इन दोनों को या तो इसको कट कर दो, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, सब कट गया। कैसे बचा? 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डेल्टा पी, यही बचा, इधर सारी वैल्यूज कट होगी। तो डेल्टा पी मुझे निकालना है, तो क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 4, और 1 डिवाइड बाय 4 कितना आता है 1.25, 0 पॉइंट आएगा ना, 0.4 दूनी 8 और 2 बचे, हाँ 0.25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ माइनस वाइनस कुछ नहीं लगाया, आपको भी कुछ नहीं लगाना, बस लॉजिक लगाना है। क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और ये आया क्या है मेरा डेल्टा पी आया है, मतलब इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना आया है 0.25। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो यहाँ से देख के पता लगाओ। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो प्राइस तो डिक्रीज हुई होगी, तो 4 में से माइनस कर दो क्या, हाँ सॉरी ये डिक्रीज हुई है ना, तो प्राइस क्या हुई होगी इंक्रीज हुई होगी, बिकॉज प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है इनवर्स। ये क्लियर हो गया? तो डेल्टा पी को इसमें ऐड कर देंगे, तो नई प्राइस क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्राइस क्वांटिटी यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4.25, यहाँ पे आएगा 80 और 60। हमें ये निकालने के लिए बोला था, हमने ये निकाल दिया। क्लियर है? कोई डाउट है? मैंने माइनस साइन भी नहीं लगाया फिर भी हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती तो यहाँ पे कितना आंसर किसमें आता, हाँ प्लस में आता, फिर आप सोचते कि इसमें प्लस नहीं, आंसर प्लस में कैसे हो जाता, नहीं प्लस में कहाँ होता,
होता ही नहीं, माइनस में ही आ जाता, फिर आप डायरेक्ट क्या करते इसको माइनस कर देते। लेकिन माइनस नहीं करना है, क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। इसलिए आपको प्राइस इलास्टिसिटी में अगर माइनस में भी साइन दे रखा है आप इग्नोर करके उसको करो। बस बाद में जो डेल्टा पी आएगा वो पता लगाना है, ऐड होगा कि लेस होगा। क्वांटिटी डिक्रीज हुई है मतलब प्राइस क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई। इजी था, इसमें कुछ था ऐसा कि नहीं हो पाता? तो आप लोगों से फिर ये वाला क्यों नहीं हुआ? किस किस से नहीं हुआ था ये? हो गया था आपका? क्रिया किया ही नहीं था ना, पता है मुझे। अभी तो क्या आपको फर्स्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, और अभी आप नए नए आए हो प्रोफेशनल कोर्स में, तो मैं ज्यादा डांटूंगी नहीं आपको। लेकिन हमेशा नहीं चलेगा, एक दो बार माफ हो जाता है। आइंदा से आप मौका भी नहीं देंगे, आप करके लाएंगे, ठीक है? आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आपको करके लाना है। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना, हमने कर लिया था इसका। चलो, आर्क वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने एक, और एक बुक में दे रखा है, इसको करके बताओ। या मैंने पहले बोल भी दिया था ये वाला फॉर्म, ये वाला, इसको करके बताओ। क्या हुआ महक, क्या फॉर्मूला होता है आर्क का? यहाँ लिख के बताओ, नॉर्मल फॉर्मूला लिखो पहले, परसेंटेज चेंज मेथड वाला। डर क्यों रहे हो, लिखो आराम से, कुछ नहीं है, याद है आपको। अभी बोल रहे थे वही लिख के बताओ बस। हम्म। ये कौन सा किसका है ये? आर्क का नॉर्मल वाला लिखो, जो परसेंटेज चेंज मेथड का होता है। आता तो है आपको, फिर आप इतना ऐसे क्यों घबराए हुए से क्यों रहते हो हमेशा? सही तो लिखा है दोनों। ठीक है, तो यही वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने आर्क वाला, उस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करके बताओ। कर लिया, आ गया था? गुड। बाकी सभी का? नहीं करवाऊ ना फिर ये वाला में? हो गया सभी का? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू वन, इसमें क्यू वन प्लस क्यू टू तो रखा, तो इसको क्यू वन क्यू टू कर लो। पी प्लस पी वन डिवाइड बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कितना आएगा? 50। क्यू प्लस क्यू वन दोनों कितना हो गया? 250। पी प्लस पी वन 900, और डेल्टा पी कितना हो गया? 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 250, कितना आएगा इसका आंसर? अच्छा, यहाँ पे 45 आएगा ना। 1.8। क्लियर है? ठीक है, एक बार नोटबुक दिखाए, कहाँ तक लिखा था अपन ने प्रीवियस क्लास में? आपकी रफ कॉपी फेयर कहाँ है? स्टार्ट कर दी ना फेयर में? सभी फेयर कॉपी में ही कर रहे हैं ना? ठीक है, कहाँ तक लिखा था? पॉइंट मेथड, अभी टोटल आउटले मेथड बाकी है ना अपना, वो लिखिए। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी मेथड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, ये हेडिंग नहीं डालनी है आपको। इसमें हमने पहला मेथड कौन सा पढ़ा? परसेंटेज चेंज मेथड। मेथड सेकंड हमने पढ़ा पॉइंट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था पॉइंट मेथड का? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और 5 पॉइंट्स पे हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी थी। थर्ड हमने पढ़ा कल आर्क मेथड, और फोर्थ हम पढ़ेंगे आज टोटल आउटले मेथड। ठीक है, चलिए फोर्थ डालिए, टोटल आउटले मेथड।
टोटल आउटले मेथड को हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। टोटल आउटले मेथड की बात करें या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, एक ही है। अगर मैं बोलूं कि आपको अपना टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है एक दिन का, आपने कितने रुपए खर्च करे, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे आप मार्केट में गए, आपको नोटबुक चाहिए थी, एक नोटबुक 100 रुपए की थी, 100 की, आपने दो खरीदी, तो मैं आपको बोलूं कि आप टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कितना हुआ, तो कैसा निकाला आपने? 100 रुपए की एक थी, तो दो खरीदी, तो प्राइस को 100 से किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्वांटिटी से। तो सेम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स हाउ मच टोटल कैश आउटफ्लो और एक्सपेंडिचर incurred by कंज्यूमर। तो टी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। थ्री केसेस टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी। हमें यहाँ पे तीन केसेस में इलास्टिसिटी पता लगानी है। आपको सिर्फ थ्री केसेस वाली हेडिंग डाल के वहां पर रुक जाना, ये कुछ भी नहीं करना होगा। अब आप सब बोर्ड पे देखिए। देखिए यहाँ पे हमें पता क्या लगाना है, जैसे हमने 5 वैल्यूज पढ़ी थी ना, कौन कौन सी थी? इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 1, इज इक्वल्स टू 1, मोर देन 1 और इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका नाम क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक। यूनिट इलास्टिक को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है यहाँ पर, वहां पर रिलेटिवली इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक भी बोल सकते हो, लास्ट वाले को परफेक्टली इलास्टिक, ये 5 वैल्यू होती। तो इस वाली इलास्टिसिटी के लिए हमें इसको और इसको तो ड्रॉप कर देना है। हमें ये तीन केसेस पढ़ने हैं, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल्स टू 1। मतलब एग्जाम में आपको तीन केसेस दे देंगे, तीन में से कोई एक केस दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा उस केस में आपकी इज लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी, या सॉरी इक्वल्स टू 1 होगी या मोर देन 1 होगी। अब यहाँ पे ये पता लगाने के लिए केस स्टडी आपकी आएगी कैसे, देखिए कैसे होगा। तीन केसेस बना रही हूं मैं। एक केस होगा जहां पे कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? इंक्रीज। या प्राइस डिक्रीज हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? डिक्रीज। ठीक है। एक केस बनेगा प्राइस इंक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। यहाँ पे पी और टी में इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे पी और टी में डायरेक्ट रिलेशन है। एक केस बनेगा प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये तीन केसेस आपको बताना, मतलब तीन केसेस यही आएंगे, इसमें से आपको बताना क्या है, किस केस में ई मोर देन 1 होगी, किस में इक्वल्स टू 1 होगी, किस में लेस देन 1 होगी। ठीक है, पहले सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, जहां पर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, एक पर्सन की
एक कमोडिटी की प्राइस दे रखी है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। जब एक गुड्स की प्राइस 5 रुपए थी तो कोई भी कंज्यूमर उसकी 10 यूनिट खरीदता था, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 50 रुपए। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होके कितनी हो गई, 10 रुपए। तो आपको पता है प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने प्रपोर्शन में प्राइस इंक्रीज होती है सेम प्रपोर्शन में वो डिमांड डिक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना बचा, 50। मतलब प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, टी में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, जितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज हुई है सेम परसेंट से डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो आपको परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने परसेंट से ये डिक्रीज इंक्रीज हुई सेम परसेंट से ये डिक्रीज हो गई। तो इस केस में ई हमेशा क्या आएगी, इक्वल्स टू 1। किस वाले केस में, जहां पे प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने का इम्पैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है सभी को। इन दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है, तो नॉर्मल सा ही आपको याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, P है, Q है और यहाँ पे T है। एक गुड्स की प्राइस कितनी थी, 10 रुपए। तब कोई कंज्यूमर उसकी 10 यूनिट खरीदता था, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, कितना होगा, 100 ही होगा ना, 100 हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गई कितनी, 12 रुपए। प्राइस इंक्रीज हो जाने पर क्वांटिटी कम होती है, तो क्वांटिटी कम हो गई 9 रुपए। लेकिन टी कितना हो गया, 108। क्या हुआ, प्राइस भी इंक्रीज हो गई, टी भी इंक्रीज हो गया। या उल्टा देखूं, अगर मैं 12 से उल्टा देखूं, प्राइस डिक्रीज हुई तो टी भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कौन सा केस बनाइए, प्राइस इंक्रीज तो टी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो टी इंक्रीज, ये वाला केस बना। इस केस में ई क्या होगी, आप लोग बताइए पहले तो, इस केस में ई क्या हो सकती है, लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी, इक्वल्स टू 1 तो नहीं हो सकती ना, इक्वल्स लेस देन 1 होगी। और कैसे लेस देन 1 कैसे हो सकती है, गुड। इस केस में ये क्या होगी, लेस देन 1 होगी। यहाँ पे देखो 10 से 12 हुआ है, मतलब प्राइस तो ज्यादा परसेंट से इंक्रीज हुई है, बट उसके कंपेरिजन में डिमांड कम से डिक्रीज हुई है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। ऐसा क्यों, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी लगाओ, 10 से 12 हुआ तो प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। अच्छा, आप यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी, वो लगा के देख लो। डेल्टा क्यू कितना हुआ, 1। ओरिजिनल क्वांटिटी पी कितना है, 10, और डेल्टा पी 2, कितना आया, आ गया ई लेस देन 1। लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेट करके नहीं देखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर टी भी इंक्रीज हो जाता है और प्राइस के डिक्रीज हो जाने पर टी भी डिक्रीज हो जाता है, तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है। अच्छा, लॉजिक बताने से पहले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है कि प्राइस इंक्रीज हो जाने पर टी इंक्रीज हो गया और प्राइस डिक्रीज हो जाने पर टी डिक्रीज हो गया, मतलब ये कौन से गुड्स है, नेसेसिटीज वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है तो कंज्यूमर डिमांड तो कम करेगा, लेकिन वो उसके बेसिक नीड्स वाले गुड्स है, इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड कम नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी सी डिमांड कम हुई है, बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गई ये बात। इसलिए प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो गुड्स आपके बेसिक नीड्स वाले जिसकी क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, इसलिए इस केस में ई हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। ये तो नॉर्मल सही है, आपका टी में कोई चेंज नहीं होगा। इस वाले में क्या होगा, किसी एक गुड्स की प्राइस 10 रुपए तो कंज्यूमर 10 यूनिट खरीदता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपए। अगर इसकी प्राइस कितनी हो गई, 12, तो इसने क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर दिया, 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 84। प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर टी क्या हो गया, डिक्रीज, प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर टी डिक्रीज। उल्टा देखो, प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज हो जाने पर टी क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें ई क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी, बिकॉज प्राइस में तो कम से चेंज हुआ है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा से डिक्रीज हो गई। अगर आप यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू कितना आएगा, 3/10 पी, इसको कैलकुलेट कर लो, 3/2 मतलब 1.5 आ गया। ई मोर देन 1 कौन से गुड्स है ये, लग्जरी गुड्स। ठीक है,
मतलब 10 रुपए में लग्जरी गुड्स तो नहीं आते, बट समझाने का तरीका है, यहाँ पे वैल्यू हाई भी दी हो सकती है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये गुड्स वो है जिसकी प्राइस इंक्रीज होते ही कंज्यूमर इसकी डिमांड बहुत कम कर देता है, दैट मीन्स ये उसके बेसिक गुड्स तो है नहीं। इसमें कंज्यूमर क्या अप्रोच रखता है, फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगी तब वापस खरीद लेंगे, लेकिन अभी इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ही केसेस ध्यान रखने। अब इसको लिख लीजिए कॉपी में। प्राइस इंक्रीज तो टी भी इंक्रीज। प्राइस के ज्यादा हो जाने पर टी कम हो जाता है, और प्राइस के कम हो जाने पर टी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने इसको सही करूँ, गलत हो गया। एक मैंने किया थोड़ा गलत हो गया ना, इसको सही करो। 10 थी तब 5 थी, तो यहाँ पे 50 था, जैसे इसकी प्राइस हाफ हो गई इसने क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर दी। इस वाले केस में होगी ई लेस देन 1, ई इज इक्वल्स टू 1, और ई इज मोर देन। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, उल्टा तो नहीं कहोगे? बच्चे क्या करते हैं इसमें एग्जाम में, पी ज्यादा टी ज्यादा तो ई भी क्या ज्यादा, इसमें यही गलती होती है जनरली। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे दोनों में मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो बेसिक कैटेगरी वाले गुड है, बेसिक नीड्स वाले, तो यहाँ पे ई हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। तो हमारा जो इलास्टिसिटी में पहली इलास्टिसिटी थी कौन सी, प्राइस। प्राइस के चारों मेथड कंप्लीट हो गए, परसेंटेज चेंज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल आउटले मेथड। सेकंड डालिए इनकम इलास्टिसिटी। जैसे प्राइस में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस में चेंज हो जाने पर डिमांड कितने परसेंट से चेंज होती है, इनकम में क्या पढ़ेंगे, इनकम में चेंज हो जाने की वजह से डिमांड कितने परसेंट से चेंज होती है। तो इसमें लिखिए, इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से, ठीक है, अभी लिख लेंगे। इनकम इलास्टिसिटी मीन्स हाउ मच demand will change due to change in
how much demand will change due to change in income, that means y of the consumer. There can be two cases. Income elasticity in case of normal goods, income elasticity in case of inferior goods. ये इन्फीरियर लिखा हुआ है, ठीक है। इन्फीरियर हमने पढ़ लिया था क्या, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? हाँ, लो क्वालिटी गुड्स। इनकम, तो इन्फीरियर गुड्स अपन ने इस क्लास में पढ़ा था क्या, जब अपन ने फैक्टर्स पढ़े थे? पढ़ लिया था। क्या एग्जाम्पल होते हैं इन्फीरियर गुड्स के? मक्का बाजरा, ठीक है, और डालडा घी। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स, वो गुड जो कंज्यूमर इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी क्या होती है, इनकम कम होती है। तो इनकम और इन्फीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन रहेगा? इनवर्स, ठीक है। इनकम ज्यादा होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड लोग कम कर देंगे, और वापस इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और नॉर्मल गुड तो आपको पता ही है, इनकम ज्यादा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा है, इनकम कम तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम, ठीक है। इन दिस केस इनकम elasticity will be positive. In this case, income elasticity, फॉर्मूला एक ही होगा, बस साइन का फर्क पड़ जाएगा। इन दिस केस इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। फॉर्मूला लिखिए, दोनों का ही है। वाई का मतलब इनकम इलास्टिसिटी, वहां पे क्या लिखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और अगर Q और Y की फॉर्म में लिखना हो तो वहां उस फॉर्मूले में जहां जहां पे P लिखा था यहाँ पे क्या लिख देंगे, Y लिख देंगे। ई वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q, वहां पे P लिखा था यहाँ पे Y लिख देंगे, और डेल्टा Y। डेल्टा Q मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, Q माइनस Q1। Q मीन्स, Q का मतलब तो आपको पता ही है, अब मैं डायरेक्ट Y लिख रही हूँ, डेल्टा Y चेंज इन इनकम
दैट मीन्स y माइनस y1, y इज इक्वल्स टू ओरिजिनल इनकम और y1 इज इक्वल्स टू न्यू इनकम। आपको दो एग्जाम्पल करने। इनकम दैट मीन्स y और ये हो गया क्वांटिटी। जब किसी पर्सन की इनकम 1 लाख रुपए थी तो किसी चीज की 80 यूनिट्स खरीदता था। जब उसकी हो गई 1,20,000 तब उसने अपनी डिमांड कर दी 90 यूनिट्स। क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हो गई। एक केस है वाई और क्वांटिटी। एक पर्सन की इनकम थी 10,000 तब वो किसी गुड्स की 50 यूनिट्स खरीदता था। जैसे ही उसकी हो गई 12,000 तो उसने कर दी 40। दोनों ही केसेस में आपको निकालनी है इनकम इलास्टिसिटी। इसका कितना आया? ये और बाकी सबका यही आ रहा है? किसी का और कुछ आ रहा है तो भी बताओ, अभी चेक करेंगे। सेकंड वाले का 1। यही आ रहा है सभी का, कोई दूसरा आंसर? चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं अब। ठीक है, तो पहला वाला करके देखते हैं। अच्छा, ये सेकंड प्लस माइनस भी तो बताओ इसका।
वो तो बताया नहीं आपने, मैंने बोला था इसके अंदर आप, इसके अंदर तो आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है। कौन से वाले का प्लस में आएगा, कौन से वाले का माइनस में आएगा, ये तो आपको देख के पता लग जाएगा ना। डायरेक्ट रिलेशन प्लस में, इनडायरेक्ट रिलेशन माइनस में। ठीक है, जब भी दो फैक्टर में डायरेक्ट होगा तो प्लस में आंसर आएगा, दो फैक्टर में इनवर्स रिलेशन होगा तो इस वाले का आएगा माइनस में, इस वाले का आएगा प्लस में। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा क्यू कैसे निकाला आपने, क्यू माइनस क्यू वन, क्यू कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस में आएंगे तो प्लस में हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, डेल्टा वाई, वाई माइनस वाई वन, तो वाई कितना है 1 लाख, और ये माइनस 1.2 लाख, तो कितना बचा 20,000। ये भी किसका, कितना कौन सा आया, माइनस का। अब देखो दोनों ही माइनस में आ रहे तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है दो माइनस मिलके कितने क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा क्यू कितना आया 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 80, ओरिजिनल इनकम 1 लाख, और डेल्टा वाई आएगा 20,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गए, कितना बचा 1/16, यही आएगा क्या, 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो। 10/, कैसे आया, अच्छा सॉरी 10 बचा है ना, 10/16 कितना आएगा 0.625, 16। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे ये आएगा ना 0.625, ये वाला देखिए। अब मैं इसको डाइट कर रही हूँ, डेल्टा क्यू, क्यू माइनस क्यू वन, 50 माइनस 40, यहाँ पे तो 10 आएगा, बट डेल्टा वाई किस में आएगा, माइनस में। वाई कितना है 10,000, और ये कितना है 12,000, तो ये कितना आएगा माइनस का 2,000। डेल्टा क्यू आएगा 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 50, वाई 10,000, और डेल्टा वाई माइनस 2,000। किसका आएगा -1। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ऐसे देख के समझ में आ रहा था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको टेबल बना के तो देंगे नहीं, आपको तो लाइंस में दिया हुआ रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये कैलकुलेट करके ये बताइए कौन से टाइप के गुड्स है, तो आपको फिर खुद से समझना है कि माइनस में आंसर आ रहा है तो कौन से गुड्स है, इंफीरियर गुड्स। यही तो होगा इसका कंक्लूजन, ऊपर अपन ने यही लिखा था ना यहाँ पे। इन दिस केस ये क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आ रहा है मतलब कौन से गुड्स है, इंफीरियर गुड्स, और पॉजिटिव में आंसर आ रहा है मतलब नॉर्मल गुड्स। तो जहां पर भी आपके डायरेक्ट रिलेशन है वहां पे पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो ये हमारे नॉर्मल गुड्स हो गए और ये हो गए इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो एक बार मॉड्यूल पे आ जाइए। पांच तो हमारे हो चुके ना इलस्ट्रेशन वहां तक, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। अ कार डीलर सेल्स न्यू एज वेल एज यूज्ड कार, नई कार भी सेल करता है और यूज्ड कार भी सेल करता है। उसकी सेल दे रखी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वर एज फॉलो। न्यू कार की सेल्स कितनी हुई है
6.5 लाख रुपए जब उसकी प्राइस थी तो 400 यूनिट उसकी सेल हुई है। यूज की कितनी हुई है? 60,000 रुपए प्राइस पे उसकी 4,000 यूनिट सेल हुई है। ठीक है, ओरिजिनल डेटा दे रखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द रियल इनकम ऑफ द कस्टमर रोज ऑन एवरेज, मतलब इंक्रीज हुई कितने से? 10% से। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर सेल ऑफ न्यू कार इंक्रीज टू 500। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, न्यू कार की डिमांड भी क्या हो गई? इंक्रीज कितने से? 500 यूनिट से। बट सेल्स ऑफ यूज कार डिक्लाइन, बस यूज कार की सेल्स क्या हो गई? डिक्लाइन। तो देखिए कैसे दे रखा है, प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस कितनी दे रखी है। सबसे पहले हम कौन सी लेंगे इसमें? हमें प्राइस से मतलब नहीं ना, किसका किसका केस है ये? इनकम दे रखी ना, तो हमें इनकम से मतलब है। क्या बोला गया? जैसे 10% इनकम इंक्रीज हुई है, तो जो न्यू कार की क्वांटिटी थी, न्यू कार की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 400। 400 ही दे रखी है। देखिए इनकम का केस है तो इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है अभी तो। हमें तो परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम वाला डेटा चाहिए। तो न्यू कार की पहले 400 थी और जैसे ही 10% से इंक्रीज हुई, ये कितनी हो गई? 500। और ओल्ड कार के केस में क्या हुआ है? ओल्ड कार पहले लोग कितनी खरीदते थे? 4,000 यूनिट। लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, कितने से कम हो गई है वो? 3,850। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आप वो तो लगा ही नहीं सकते। कौन सा वाला? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि उसमें आपको ओरिजिनल इनकम भी चाहिए, न्यू इनकम भी चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला तो एक ही लग सकता है, कौन सा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम आपको गिवन है कितना? 10%। आपको निकालनी है यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे दो अलग अलग निकलेगी, न्यू कार के लिए, ओल्ड कार के लिए। तो न्यू कार के लिए परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? 400 से कितनी हुई थी? 500। तो कितने से इंक्रीज हुई? 100 से। कितने पे हुई है? 400 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? मतलब कितना परसेंट आ गया ये? 25%। तो 25% कितना आ गया मेरा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो न्यू कार के केस में इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी कितनी आई? 2.5। इस वाले में देखो कैसे होगा, 4,000 से 3,850 हो गई, डिक्रीज कितने से हुई? 150 से। 150 से डिक्रीज हुई है, कितने पे हुई है? 4,000 पे मल्टीप्लाई बाय 100। इसका परसेंटेज निकालो कितना आएगा? इसका परसेंटेज आएगा 0 से 0, 0 से 0, 15 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 3.75%। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो कितना आएगा? 3.75%। और परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना था? 10%। कितनी आएगी यहाँ पे वैल्यू? कितनी आएगा? 0.375%। ठीक है, अब देखते हैं इसे। पहले तो अपनी यही आई थी 2.5, आ गई। बस यहाँ पे माइनस में आएगी। माइनस में क्यों आई उसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि जो ओल्ड कार थी, पहले लोग 4,000 खरीदते थे, लेकिन जैसे इनकम इंक्रीज हुई उन्होंने डिमांड कम कर दी। इसका मतलब कौन से गुड्स है ये? इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो इसको आप घर पे जाके देखना और फिर से कॉपी में करना सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे? ऐसे करना, इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ ओल्ड कार, इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ न्यू कार। प्राइस का यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है, और आप डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन डेल्टा वाई वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, बिकॉज हमारे पास इनकम ही नहीं है। इनकम का डायरेक्ट परसेंटेज दे रखा है, इसलिए आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इनकम वाला ही फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज चेंज इन इनकम दे रखी है, तो दोनों ही केस में सिर्फ परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी कैलकुलेट कर लेना है, तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसे सिस्टमेटिक वैसे कल इसको करके लाना। तो आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।